क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान और हैवान के बीच की सीमा आखिर कहाँ खत्म हो जाती है? अगर एक व्यक्ति किसी मासूम के साथ अपराध करता है, तो हम उसे दरिंदा कहते हैं। लेकिन अगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 32 लोग मिलकर एक 13 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लें, तो आखिर उस अपराध को किस नाम से पुकारा जाए? राजस्थान से सामने आया यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला आरोप है। एक ऐसा आरोप जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कांप उठे। कल्पना कीजिए, महज 13 साल की एक बच्ची, जिसके हाथों में इस उम्र में किताबें होनी चाहिए थीं, जो स्कूल से लौटकर अपने दोस्तों के साथ खेलती होगी, जो हर शाम अपनी माँ की गोद में बैठकर दिन भर की बातें करती होगी। वही बच्ची अचानक ऐसे भयावह घटनाक्रम में फंस गई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। आरोप है कि उसे लगातार 5 दिनों तक अलग अलग होटलों में ले जाया गया। इस दौरान उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में सोच पाना भी आसान नहीं है। शायद उसने हर पल किसी से मदद की उम्मीद की होगी। शायद उसने बार बार घर जाने की गुहार लगाई होगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब किसी सुनसान जंगल, वीरान इमारत या अज्ञात स्थान पर नहीं हुआ। आरोपों के अनुसार यह घटनाएं शहर के बीचों बीच मौजूद होटलों में हुईं। ऐसे होटल जहां रिसेप्शन था, कर्मचारी थे, रजिस्टर थे और सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद थे। यानी सब कुछ था। लेकिन अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, तो वह थी इंसानियत। मामले में यह भी आरोप है कि जिस रिक्शा चालक पर उस मासूम ने भरोसा किया था और जिससे उसने केवल घर छोड़ देने की उम्मीद की थी, उसी ने उसे गलत हाथों में पहुंचा दिया। इसके बाद कथित तौर पर उसे एक होटल से दूसरे होटल ले जाया गया और कई लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। इस पूरी घटना को लेकर जो आरोप सामने आए हैं, वे इतने भयावह हैं कि उन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ऐसी घटनाएं केवल एक पीड़ित को ही नहीं तोड़ती, बल्कि उसके परिवार, उसके बचपन और उसके भविष्य पर भी गहरा असर छोड़ जाती हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ वह कथित अपराध नहीं है। उससे भी ज्यादा दर्दनाक है हमारी और आपके समाज की चुप्पी। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां क्रिकेट टीम की जीत पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। किसी फिल्म की रिलीज हो, किसी सेलिब्रिटी का कार्यक्रम हो या कोई वायरल ट्रेंड, देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया भर जाता है। लेकिन जब एक नाबालिग बच्ची के साथ इतनी भयावह घटना का आरोप सामने आता है, तब समाज का बड़ा हिस्सा खामोश दिखाई देता है। इस मामले के सामने आने के बाद भी कई लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे मामलों पर चर्चा केवल सनसनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता और जवाबदेही के लिए भी जरूरी होती है। जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है, तब अपराधियों का मनोबल बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आया यह मामला केवल एक शहर की कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि ऐसी घटनाएं किसी भी राज्य, किसी भी शहर और किसी भी परिवार के साथ हो सकती हैं। इसलिए इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ बात करना, न्याय की मांग करना और पीड़ितों के साथ खड़ा होना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के आंकड़े पहले से ही चिंता पैदा करते हैं। ऐसे में जब किसी नाबालिग बच्ची के साथ इतने गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल एक पुलिस केस नहीं रह जाता, बल्कि पूरे समाज के लिए आत्ममंथन का विषय बन जाता है। अब आइए इस पूरी घटना की शुरुआत तक चलते हैं। तारीख थी 18 जून। समय लगभग रात के 10:30 बजे। श्री गंगानगर की सड़कों पर एक 13 वर्षीय बच्ची अपने घर लौटना चाहती थी। उसके लिए यह एक सामान्य शाम थी। जैसे हर दिन लाखों बच्चे स्कूल, ट्यूशन या किसी काम से घर लौटते हैं, वैसे ही वह भी सुरक्षित अपने घर पहुंचने की उम्मीद कर रही थी। घर जल्दी पहुंचने की उम्मीद में उसने एक रिक्शा रोका। शायद उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाले हैं। जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार रिक्शा चालक उसे उसके घर ले जाने के बजाय एक होटल की ओर ले गया। यहीं से इस मामले ने एक बेहद भयावह मोड़ ले लिया। आरोप है कि उस मासूम बच्ची को एक इंसान नहीं, बल्कि एक सामान की तरह देखा गया। जिस उम्र में बच्चों की कीमत उनके सपनों से लगाई जानी चाहिए, उसी उम्र में उस बच्ची की इंसानियत को पैसों के तराजू पर तौलने का आरोप सामने आया। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय वह बच्ची शायद यही समझ रही होगी कि रिक्शा चालक उसे घर छोड़ने वाला है, जबकि आरोपों के अनुसार उसके साथ विश्वासघात किया जा चुका था।
यहीं से शुरू होती है उस दर्दनाक कहानी की अगली कड़ी, जिसने पूरे मामले को देश के सबसे चर्चित अपराधों में शामिल कर दिया। शायद उस मासूम बच्ची को उस समय बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि होटल के बाहर खड़ा रिक्शा अब उसके घर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे भयावह अध्याय की शुरुआत बन चुका है। हो सकता है वह मासूम यही सोच रही हो कि रिक्शा चालक कुछ देर में वापस आएगा और उसे उसके घर छोड़ देगा। शायद उसकी निगाहें बार बार होटल के दरवाजे पर टिक रही होंगी। शायद उसे अब भी भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जांच में सामने आए आरोप कुछ और ही कहानी बताते हैं। आरोप है कि उसी होटल से उस बच्ची की भयावह परीक्षा शुरू हुई। इसके बाद 18 जून से लेकर 22 जून तक के 5 दिन उसके जीवन के सबसे दर्दनाक दिन बन गए। जांच के अनुसार उसे अलग अलग होटलों और कमरों में ले जाया गया, जहां कई लोगों पर उसके साथ गंभीर अपराध करने के आरोप लगे। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, संख्या 32 सुनने में केवल एक अंक लग सकती है, लेकिन 1 से लेकर 32 तक गिनने में जितना समय लगता है, उस मासूम को उन सभी आरोपित लोगों का सामना करना पड़ा। यह केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि हर बीतता पल उसके लिए एक नई यातना लेकर आ रहा था। आरोपों के अनुसार जब वह दर्द से तड़पती, रोती या मदद के लिए गुहार लगाती, तब उसे राहत देने वाला कोई नहीं था। न कोई डॉक्टर, न कोई परिवार का सदस्य, न कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके दर्द को समझ सके। जांच में यह भी आरोप सामने आया कि उसकी आवाज दबाने के लिए उसे शराब पिलाई गई, ताकि वह विरोध न कर सके और उसकी चीखें कमरे की चारदीवारी से बाहर न पहुंच सकें। फिर 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, तीसरा, और देखते ही देखते पूरे 120 घंटे गुजर गए। 5 दिन, जो कैलेंडर पर भले ही सिर्फ 5 तारीखें हों, लेकिन उस बच्ची के लिए शायद हर मिनट एक अंतहीन रात की तरह रहा होगा। आखिरकार 22 जून को पुलिस ने उसे बरामद किया। लेकिन सवाल यह है कि इन 5 दिनों के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस पूरे मामले में सबसे पहले शक की उंगली उसी रिक्शा चालक पर उठी, जिस पर बच्ची ने सबसे पहले भरोसा किया था। आरोप है कि जिसने उसे सुरक्षित घर पहुंचाना था, उसी ने पैसों के लालच में उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। यह सोचकर भी मन विचलित हो जाता है कि जिस व्यक्ति के अपने परिवार में भी शायद मां, बहन, पत्नी या बेटी होगी, वह किसी और की मासूम बच्ची के साथ ऐसा करने का आरोपी कैसे बन गया? क्या कुछ पैसों की लालच इंसानियत से भी बड़ी हो सकती है? लेकिन यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं दिखाई देता। जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम कई लोगों की कथित मिलीभगत से संभव हुआ। आरोप होटल प्रबंधन, कर्मचारियों और अन्य लोगों तक भी पहुंचे। सवाल यह भी उठता है कि अगर कई दिनों तक एक नाबालिग बच्ची अलग अलग होटलों में रही, तो क्या किसी कर्मचारी को कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया? क्या किसी ने उसकी घबराहट, उसके आंसू या उसकी मदद की पुकार पर ध्यान नहीं दिया? अगर किसी ने देखा, तो क्या उसने पुलिस को सूचना दी? अगर किसी ने सुना, तो क्या उसने 100 नंबर पर फोन किया? अगर किसी को शक हुआ, तो क्या उसने एक बार भी यह सोचने की कोशिश की कि शायद एक मासूम की जिंदगी बचाई जा सकती है? यही वे सवाल हैं जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देते हैं, क्योंकि किसी अपराध को अंजाम देने वाला जितना दोषी होता है, कई बार अपराध देखकर भी चुप रह जाने वाली खामोशी भी उतनी ही बड़े सवाल खड़े कर देती है। कहा जाता है कि जब लालच इंसान के दिल पर हावी हो जाता है, तो सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। पैसा इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि उसके सामने किसी की चीख, किसी की बेबसी और किसी मासूम की जिंदगी भी छोटी लगने लगती है। शायद यही वजह है कि इस मामले में सबसे ज्यादा दर्द अपराध से नहीं, बल्कि उस खामोशी से होता है जिसने इस पूरी घटना को कई दिनों तक चलने दिया। जरा एक पल के लिए उस बच्ची की जगह खुद को रखकर देखिए। रात होती होगी, होटल के बाहर शहर की सड़कें शांत हो जाती होंगी, लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो जाते होंगे, लेकिन उसी समय एक 13 साल की बच्ची शायद कमरे की छत को देख रही होगी। शायद उसे अपनी मां की याद आ रही होगी। शायद वह सोच रही होगी कि उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे होंगे। शायद उसका परिवार हर गली, हर सड़क और हर रिश्तेदार के घर जाकर उसका पता पूछ रहा होगा। उधर एक परिवार अपनी बेटी की तलाश में परेशान था, और इधर जांच के अनुसार उसी शहर में उसके साथ लगातार गंभीर अपराध होने के आरोप सामने आ रहे थे। यही बात इस पूरे मामले को और भी भयावह बना देती है। लेकिन क्या इस पूरे मामले की जिम्मेदारी केवल उन लोगों तक सीमित है जिन पर सीधे आरोप लगे हैं?
या फिर यह मामला हम सबके सामने कुछ बड़े सवाल भी छोड़ता है? अगर किसी होटल में कई दिनों तक एक नाबालिग बच्ची मौजूद थी, तो क्या किसी कर्मचारी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा? क्या किसी ने उसकी घबराहट नहीं देखी? क्या किसी ने उसकी आंखों में मदद की पुकार नहीं पड़ी? अगर किसी को जरा भी शक हुआ था, तो क्या उसने पुलिस को सूचना देने की कोशिश की? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच और अदालत की प्रक्रिया से सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी समाज की असली पहचान केवल कानून से नहीं, बल्कि उसके लोगों की संवेदनशीलता से भी होती है। हम अक्सर बेटी बचाओ जैसे नारे सुनते हैं, सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करते हैं, किसी घटना के बाद कुछ दिनों तक चर्चा भी होती है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि समय बीतते ही समाज फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाता है और पीड़ित परिवार अकेला रह जाता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं मानी जाती। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अगर कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी, अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई थी, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और संबंधित होटलों के खिलाफ भी प्रशासनिक कदम उठाए गए। कुछ इमारतों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल उठता है, क्या केवल किसी इमारत को गिरा देना न्याय कहलाता है? अगर कोई होटल नियमों का उल्लंघन कर रहा था, तो क्या यह जानकारी पहले किसी विभाग के पास नहीं थी? अगर थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं थी, तो निगरानी व्यवस्था में आखिर कमी कहां रह गई? क्योंकि किसी इमारत को दोबारा बनाया जा सकता है, टूटी हुई दीवारें फिर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन जिस मासूम का बचपन एक ऐसे दर्दनाक अनुभव से गुजरा हो, उसके मन पर पड़े घावों को भरने में शायद वर्षों लग जाएं। यही वजह है कि ऐसे मामलों में लोग केवल तात्कालिक कार्रवाई नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की उम्मीद करते हैं जिससे भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ऐसा होने की संभावना कम हो सके। न्याय तभी सार्थक माना जाएगा जब अपराधियों को कानून के अनुसार सजा मिले। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई हो, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे पीड़ादायक पहलू शायद अभी भी बाकी है। भारत में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि नाबालिग पीड़ितों को विशेष कानूनी सुरक्षा मिले और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जब इस तरह के गंभीर मामले सामने आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कानून का डर हर अपराधी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? अगर किसी नाबालिग बच्ची के साथ इतने गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज और न्याय व्यवस्था के सामने भी कई कठिन सवाल खड़े कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार बच्चों और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की खबरें सामने आती रहती हैं? क्या केवल कानून बना देना ही पर्याप्त है, या फिर जरूरत इस बात की भी है कि कानून का प्रभाव जमीन पर उतनी ही मजबूती से दिखाई दे जितना वह कागजों में दिखाई देता है? इसीलिए जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तो लोग केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं होते। वे यह भी चाहते हैं कि जांच तेज हो, मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चले, और अगर आरोप साबित होते हैं, तो दोषियों को कानून के अनुसार ऐसी सजा मिले जो भविष्य में दूसरों के लिए भी एक कड़ा संदेश बन सके। कई पीड़ित परिवारों के लिए सबसे कठिन लड़ाई अपराध के बाद शुरू होती है। पुलिस जांच, अदालत की प्रक्रिया, बार बार बयान देना और वर्षों तक न्याय का इंतजार करना, यह सब किसी भी परिवार के लिए बेहद कठिन अनुभव हो सकता है। इसलिए समय पर और प्रभावी न्याय की मांग लगातार उठती रही है। साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद पूरे देश ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलावों की उम्मीद की थी। कानूनों में संशोधन हुए, सजाओं को और कठोर बनाया गया और समाज में भी व्यापक चर्चा हुई। लेकिन हर बार जब किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की घटना का आरोप सामने आता है, तो यह सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि आखिर हम कहां चूक रहे हैं? क्या केवल कानून पर्याप्त है? क्या केवल गिरफ्तारी पर्याप्त है? या फिर समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था तीनों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां अपराध करने से पहले ही अपराधी कानून के डर से रुक जाए? इस मामले ने भी यही सवाल हमारे सामने रखा है। अगर किसी अपराध में केवल मुख्य आरोपी ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी शामिल हों जिन्होंने किसी न किसी रूप में कथित तौर पर मदद की हो, चाहे वह सुविधा उपलब्ध कराना हो, जानकारी छिपाना हो या अपराध को रोकने की कोशिश न करना हो, तो क्या उन सभी की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए?
यह निर्णय अंततः जांच और अदालत के तथ्यों के आधार पर होगा, लेकिन समाज के मन में यह प्रश्न लगातार बना रहता है। और शायद सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद कई लोगों तक इसकी खबर देर से पहुंची। न हर जगह इस पर व्यापक चर्चा हुई, न हर मंच पर इसकी गूंज सुनाई दी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम केवल उन्हीं घटनाओं पर आवाज उठाते हैं जो कुछ समय के लिए सुर्खियां बन जाती हैं? किसी भी पीड़ित का दर्द उसकी पहचान, शहर, धर्म या राजनीतिक बहस से बड़ा होता है। इसलिए ऐसे मामलों में सबसे जरूरी है कि समाज संवेदनशील रहे, न्याय की प्रक्रिया पर नजर रखे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पीड़ित केवल इसलिए भुला न दिया जाए क्योंकि समय बीत गया या चर्चा का विषय बदल गया। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद शायद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर हमारा गुस्सा इतना चुनिंदा क्यों हो गया है? जब कोई घटना हमारे विचारों, हमारी राजनीति या हमारी पसंद के विषय से जुड़ी होती है, तब पूरा देश बहस करता है। लेकिन जब एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह के गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो कई बार कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। जबकि सच यह है कि किसी भी पीड़ित का दर्द न किसी धर्म का होता है, न किसी पार्टी का और न किसी राज्य का। दर्द सिर्फ दर्द होता है। शायद जिस दिन हम हर पीड़ित के लिए एक जैसी संवेदनशीलता दिखाना सीख जाएंगे, उसी दिन व्यवस्था पर जवाबदेही का दबाव भी और मजबूत होगा। क्योंकि जब समाज लगातार सवाल पूछता है, तब संस्थाओं पर भी निष्पक्ष कार्रवाई करने का दबाव बना रहता है। इस मामले में बच्ची सुरक्षित बरामद हो चुकी है। यह राहत की बात है। लेकिन किसी भी ऐसे दर्दनाक अनुभव से गुजरने वाले बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता है, इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। ऐसे मामलों में शारीरिक घाव समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन मानसिक आघात कई बार बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। यही वजह है कि ऐसे पीड़ितों को न्याय के साथ साथ चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहयोग और समाज के भरोसे की भी उतनी ही जरूरत होती है। शायद आने वाले वर्षों में वह बच्ची फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेगी। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी भयावह अनुभव के बाद भरोसा दोबारा बनाना आसान नहीं होता। किसी अजनबी पर विश्वास करना, अकेले बाहर निकलना या सामान्य जीवन में लौटना, ये सब एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। हम उसका बीता हुआ बचपन वापस नहीं ला सकते, हम उसके जीवन से वह दर्द मिटा नहीं सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि यह मामला समय के साथ भुला न दिया जाए। न्याय की मांग केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जांच निष्पक्ष हो, मुकदमा कानून के अनुसार आगे बढ़े और यदि आरोप अदालत में सिद्ध होते हैं तो दोषियों को ऐसी सजा मिले जो भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश बने। कई बार आवाज उठाना इसलिए जरूरी नहीं होता कि हम किसी पर आरोप लगा दें, बल्कि इसलिए होता है कि न्याय की प्रक्रिया कभी धीमी न पड़े। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब किसी मामले पर सार्वजनिक ध्यान कम हो जाता है, तो पीड़ित परिवार खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, तो इस विषय पर जागरूकता फैलाइए, तथ्यों पर आधारित चर्चा कीजिए, पीड़ित की गरिमा का सम्मान करते हुए न्याय की मांग कीजिए। क्योंकि एक जागरूक समाज ही अपराधियों के लिए सबसे बड़ा डर बन सकता है। याद रखिए, अगर आज हम संवेदनशील रहेंगे, सवाल पूछेंगे और न्याय की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे, तो शायद भविष्य में किसी और मासूम की जिंदगी बचाई जा सके। और अगर हम हर बार चुप रह गए, तो हो सकता है अगली बार केवल शहर का नाम बदले, लेकिन किसी मासूम का दर्द वही रहे। इसी उम्मीद के साथ कि इस मामले में कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से करेगा और पीड़ित बच्ची को न्याय मिलेगा, मैं आपसे विदा लेता हूं।